शेयर बाजार में जो शेयर आपका खून चूस रहे हैं, आपको भारी नुकसान दे रहे हैं, वही शेयर अब आपको इनकम टैक्स के भारी भरकम बोझ से बचा सकते हैं। चौंक गए ना? 31 मार्च की डेडलाइन बिल्कुल सिर पर आ चुकी है और इस वक्त स्मार्ट निवेशक टैक्स हार्वेस्टिंग का मास्टर स्ट्रोक खेलकर अपना हजारों रुपए का टैक्स बचा रहे हैं। नमस्कार, प्रॉफिट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयंक कुमार। आज हम शेयर बाजार के उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जिसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हर साल मार्च में अपनाते हैं। समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट और लॉस बुक करके आप अपनी टैक्स देनदारी को जीरो कर सकते हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG के वो नए नियम जो आपकी जेब का बोझ एकदम हल्का कर देंगे। आसान भाषा में समझें तो टैक्स हार्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है टैक्स बचाने के लिए एकदम सही समय पर अपने शेयर या म्यूचुअल फंड बेचना और फिर उसी पैसे को दोबारा बाजार में लगा देना। देखिए, इसके दो अचूक तरीके हैं। पहला है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने से ज्यादा पुराने हैं। नियम कहता है कि इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG लगेगा, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत धारा 112A के जरिए एक वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक के LTCG पर सरकार आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेगी। ये पूरी तरह टैक्स फ्री है। स्मार्ट निवेशक 31 मार्च से पहले अपने शेयर बेचकर 1,25,000 तक का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर उसी पैसे को दोबारा उन्हीं शेयरों में लगा देते हैं। इससे उनकी खरीद कीमत आज की डेट पर आ जाती है, रीसेट हो जाती है और भविष्य का मोटा टैक्स बच जाता है। अब आते हैं दूसरी और सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी पर, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसमें हम पोर्टफोलियो के उन कूड़ा शेयरों और फंड्स को बेचते हैं जो लगातार लाल निशान में हैं। इस नुकसान का इस्तेमाल हम अपने मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को काटने के लिए करते हैं। इसे सेट ऑफ करना कहते हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के इसके लिए 3 बेहद कड़े नियम हैं जिन्हें आपको रट लेना चाहिए। रूल नंबर 1, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के मुनाफे से काट सकते हैं। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ही एडजस्ट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म मुनाफे से इसकी भरपाई की गलती मत कीजिएगा। रूल नंबर 3, मान लीजिए इस साल आपका घाटा बहुत बड़ा है और मुनाफा छोटा, तो टेंशन मत लीजिए। आप इस बचे हुए लॉस को अगले 8 साल तक आगे ले जा सकते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आने वाले सालों के मुनाफे से इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तब सवाल यह है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप तरीका नोट कर लीजिए। आज ही अपना पोर्टफोलियो खोलिए, चेक कीजिए कि कौन से निवेश 1 साल से पुराने हैं। अपना कुल कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट 1,25,000 की लिमिट में है तो उसे 31 मार्च से पहले हर हाल में बुक कर लीजिए और जिन शेयरों का भविष्य खराब दिख रहा है उन्हें बेचकर अपना लॉस बुक करें और उस पैसे को किसी अच्छे फंड में डाल दें। सबसे जरूरी बात, जब आप अपना ITR भरें तो इन सभी प्रॉफिट और लॉस की जानकारी सही सही जरूर दें। टैक्स हार्वेस्टिंग सिर्फ टैक्स बचाने का टूल नहीं है, बल्कि ये आपके पोर्टफोलियो की साल में एक बार होने वाली डीप क्लीनिंग है। लेकिन ध्यान रहे, टैक्स के नियम बहुत टेक्निकल होते हैं, इसलिए कोई भी बटन दबाने से पहले अपने टैक्स एडवाइजर या CA से एक बार बात जरूर कर लें। मार्च का महीना आ चुका है और HR के लगातार मेल्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की लिमिट अब तक पूरी नहीं हुई है और हड़बड़ी में आप कोई भी 20 साल लंबी बेकार सी इंश्योरेंस पॉलिसी गले में बांधने जा रहे हैं। तो रुक जाइए, आपकी जल्दबाजी आपका टैक्स तो बचा लेगी लेकिन आपका पूरा रिटर्न खा जाएगी। आज हम लास्ट मिनट टैक्स सेविंग की सबसे बड़ी उलझन सुलझाने वाले हैं। अगर 31 मार्च से पहले आपको 80C के तहत निवेश करना ही है तो आपके लिए क्या बेस्ट है, सरकारी गारंटी वाला PPF या शेयर बाजार के रिटर्न वाला ELSS म्यूचुअल फंड। आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जब भी लास्ट मिनट टैक्स सेविंग की बात आती है तो ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे तेजी से दिमाग में आती है। वजह है इसका लॉक इन पीरियड। ELSS की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आपका पैसा सिर्फ 3 साल के लिए लॉक होता है। 80C के तहत आने वाले किसी भी दूसरे ऑप्शन में लॉक इन पीरियड इतना कम नहीं है, क्योंकि यह पैसा
सीधे शेयर बाजार में लगता है, इसलिए लंबी अवधि में यह आपको 12 से 15% तक का शानदार रिटर्न दे सकता है, जो महंगाई को आसानी से मात दे देता है। लेकिन याद रहे, यह मार्केट से जुड़ा है तो रिस्क भी पूरा है। अगर बाजार गिरा तो 3 साल बाद आपका पैसा नेगेटिव रिटर्न भी दिखा देगा। दूसरी तरफ है भारतीयों का सबसे भरोसेमंद साथी यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। अगर आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर रहना चाहते हैं और आपको रात में सुकून की नींद चाहिए तो पीपीएफ से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें निवेश पर भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी मिलती है। फिलहाल इसमें 7.1% का फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका EEE स्टेटस, यानी जो पैसा आप लगाते हैं उस पर टैक्स छूट, जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री और जो मैच्योरिटी का पूरा पैसा मिलेगा उस पर भी 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। बस इसमें एक ही पेच है, आपका पैसा पूरे 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। हालांकि 7वें साल से आप कुछ पैसा निकाल जरूर सकते हैं। तो बड़ा सवाल, 31 मार्च से पहले पैसा कहां डालें? इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। अगर आपकी उम्र कम है, आप रिस्क ले सकते हैं और आपको 3 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो बिना सोचे ELSS में पैसा डालिए। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या आप अपने बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए 15 साल का कोई सुरक्षित फंड बना रहे हैं जहां आपको एक पैसे का रिस्क नहीं लेना है, तो चुपचाप पीपीएफ का फॉर्म भर दीजिए। स्मार्ट तरीका तो यह है कि अपना टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों में बांट दें, थोड़ा रिस्क लें और थोड़ी सुरक्षा भी रखें। 31 मार्च के चक्कर में आकर बिना सोचे समझे कहीं भी साइन मत कर दीजिएगा। निवेश हमेशा अपने लक्ष्य और अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही करें। उम्मीद है कि आपकी लास्ट मिनट की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। शेयर बाजार से लाखों का मुनाफा कमाकर आप खुश हो रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक तो सरकार वैसे भी कोई टैक्स नहीं ले रही है। तो जरा ठहर जाइए, आपकी इसी एक गलतफहमी के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तगड़ा नोटिस सीधा आपके घर पर आ सकता है। जी हां, शेयर बाजार की कमाई और 12 लाख वाली टैक्स छूट का गणित बिल्कुल अलग है। आज हम डिकोड करेंगे शेयर बाजार की कमाई पर लगने वाले टैक्स का पूरा सच। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से लेकर डिविडेंड तक आपकी जेब से कितना पैसा कटेगा और सबसे जरूरी बात, 12 लाख की टैक्स छूट का फायदा शेयर बाजार वालों को मिलेगा या नहीं। आज हम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। सबसे पहले उस 12 लाख वाले बड़े कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में 87A की रिबेट के साथ 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री तो कर दिया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। ये छूट आपकी सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर तो लागू होता है, लेकिन शेयर बाजार से होने वाले कैपिटल गेन को इस 12 लाख की लिमिट का फायदा नहीं मिलता है। यानी अगर आपने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया है तो उस मुनाफे पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स के नजरिए से शेयर बाजार की कमाई को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, शेयर खरीद बेचकर होने वाला मुनाफा यानी कैपिटल गेन, और दूसरा, कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड या इंट्राडे की कमाई, जिसे अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाता है। अब बारीकी से समझिए कि शेयर बेचने पर टैक्स कटता कैसे है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसे 1 साल से पहले ही बेचकर मुनाफा कमा लिया तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG कहते हैं। इस मुनाफे पर सीधा 20% का टैक्स लगता है। इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स के किस स्लैब में आते हैं, 20% टैक्स तो आपको देना ही होगा। वहीं अगर आप शेयर को 1 साल तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG बन जाता है। यहां सरकार आपको बड़ी राहत देती है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म मुनाफा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। उम्मीद है शेयर बाजार के टैक्स का ये गणित आपको समझ आ गया होगा। आपकी जेब में रखा ऑफिस का चमचमाता क्रेडिट कार्ड अब आपको इनकम टैक्स का भारी भरकम नोटिस दिलवा सकता है। जी हां, अगर आप भी धड़ल्ले से कंपनी के कार्ड से अपनी पर्सनल शॉपिंग, डाइनिंग या फैमिली ट्रिप के बिल चुका रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स को, जिनसे क्रेडिट कार्ड यूजर्स की नींद उड़ सकती है। जानेंगे कि कैसे आपका एक गलत स्वाइप आपकी सैलरी पर तगड़ा टैक्स लगा सकता है और इससे बचने के 5 अचूक तरीके क्या हैं। सबसे बड़ा और खतरनाक बदलाव उन लोगों के लिए है जिन्हें कंपनी ने काम के लिए ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है।
अक्सर मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारी इस कार्ड का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए भी कर लेते हैं। नए ड्राफ्ट नियम के मुताबिक अगर आपने ऑफिस के कार्ड से अपनी पर्सनल शॉपिंग की और उसका बिल कंपनी ने भरा तो इसे आपकी सैलरी का हिस्सा मान लिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो सरकार उस खर्च को आपकी इनकम मानकर उस पर सीधे टैक्स वसूल लेगी। अगर खर्च पूरी तरह ऑफिस के काम के लिए था तो आपके पास उसका पक्का बिल होना ही चाहिए, वरना टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े झटके पर। अगर आप साल में अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च करते हैं तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी आपकी पूरी कुंडली सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगी। इसके अलावा अब नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार का मकसद बहुत साफ है, वो देखना चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड से जितना खर्च कर रहे हैं क्या आपकी आईटीआर की कमाई उससे मैच कर रही है या फिर नहीं। अगर विदेश यात्रा, महंगे गहने या लग्जरी शॉपिंग कार्ड से की है और आपकी डिक्लेयर्ड इनकम कम है तो टैक्स विभाग की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। तब सवाल ये है कि इनकम टैक्स की इस रडार से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको 5 सावधानियां बरतनी होंगी। नंबर 1, अपने पर्सनल और कंपनी के क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अलग रखें। नंबर 2, कंपनी कार्ड से किए गए हर ऑफिशियल खर्च का पक्का बिल और परमिशन का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। नंबर 3, अगर गलती से ऑफिस कार्ड से निजी खर्च हो गया है तो उसी वित्त वर्ष में वो पैसा कंपनी को वापस कर दें। नंबर 4, अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी महंगे खर्चों के सोर्स का सबूत हमेशा अपने पास रखें। नंबर 5, अपने पैन और केवाईसी को कार्ड के साथ हमेशा अपडेटेड रखें। इनकम टैक्स का ये नया नियम साफ कहता है कि अब बिना रिकॉर्ड के खर्च करने वालों की खैर नहीं होगी। लेकिन अगर आप अनुशासन के साथ कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जानकारी हर उस दोस्त और कलीग के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और धड़कनें तेज कर देने वाली खबर है। जिस फॉर्म 16 का आप हर साल आईटीआर भरने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, वो अब इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। जी हां, 1 अप्रैल 2026 से 64 साल पुराना इनकम टैक्स कानून बदल रहा है और फॉर्म 16 की जगह ले रहा है एक नया महा स्मार्ट और बेहद सख्त फॉर्म 130 यानी 130। आज हम डिकोड करेंगे फॉर्म 16 के इस नए अवतार को, जानेंगे कि क्या फॉर्म 130 आपकी जिंदगी आसान बनाएगा या फिर कंपनी से मिलने वाले फ्री के खाने और गाड़ी पर टैक्स लगाकर आपकी जेब ढीली कर देगा। अब तक फॉर्म 16 आपकी सैलरी और टीडीएस का सिर्फ एक बेसिक रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था, लेकिन नया फॉर्म 130 आपकी पूरी फाइनेंशियल जनकुंडली होगा। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए में आपकी और कंपनी की बेसिक डिटेल होगी। पार्ट बी में आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप और सोर्स पर कटे हुए टीडीएस की जानकारी मिलेगी और पार्ट सी में आपकी टैक्सेबल इनकम, पेंशन, जमा टैक्स और सभी डिडक्शन का पूरा गणित एक ही जगह पर होगा। यानी अब आईटीआर भरने के लिए या होम लोन लेने के लिए आपको 10 अलग अलग कागज बटोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। असली खेल है कंपनी से मिलने वाले फायदों यानी पर्क्स का। पुराने सिस्टम में कंपनी से मिलने वाला घर, कार, फ्री ट्रैवल, बच्चों की पढ़ाई या क्रेडिट कार्ड का खर्च कहीं ना कहीं छुप जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन सभी हिडन बेनिफिट्स की एक एक पाई का हिसाब फॉर्म 130 यानी 123 में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्म 123 सीधे आपके नए फॉर्म 130 से डिजिटली लिंक हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम अचानक से बढ़ सकती है और आपको इन फायदों पर भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी कई फॉर्म बदल रहे हैं, जैसे आपका जाना माना फॉर्म 26AS अब फॉर्म 168 कहलाएगा। तो क्या इससे आपका टैक्स बढ़ने वाला है? एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि सरकार ने टैक्स के स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, न ही कोई नया टैक्स जोड़ा गया है। पुराने अधिकार और छूट वैसे ही जारी रहेंगे। इस नए सिस्टम का फायदा यह है कि आईटीआर भरना अब बेहद आसान हो जाएगा और नौकरी बदलने पर डेटा खुद ब खुद सेंट्रलाइज रहेगा। लेकिन नुकसान यह है कि अब सरकार की रडार से कुछ भी छुप नहीं पाएगा। फॉर्म 16 का खत्म होना इस बात का साफ इशारा है कि अब टैक्स छुपाना नामुमकिन है। लेकिन हाँ,
टैक्स समझना और भरना बेहद आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स का नोटिस, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और अगर बात पुराने बही खातों को दोबारा खोलने यानी रीअसेसमेंट की हो तो तब तो नींद ही उड़ जाती है। अगर आपको लगता है कि एक बार ITR भर दिया तो आप हमेशा के लिए सेफ हो गए, तो ये आपकी गलतफहमी है और इसे तुरंत दूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे नए इनकम टैक्स कानून 2025 के उस सबसे खतरनाक हिस्से की जिससे टैक्स चोरी करने वालों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब इनकम टैक्स विभाग डिजिटल अवतार ले चुका है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो 6 साल बाद भी आपका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा सकता है। क्या है रीअसेसमेंट के नए सेक्शन 279 से लेकर 286 के नियम, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अब इनकम टैक्स अधिकारी अपनी मर्जी से या शक के आधार पर आपको नोटिस नहीं भेज सकता। पूरा सिस्टम अब डेटा और रिस्क असेसमेंट पर काम करेगा। पुराने इनकम टैक्स कानून की धारा 147 से 153 जो रीअसेसमेंट से जुड़ी थी, अब पूरी तरह इतिहास बन जाएगी। टैक्स ईयर 26-27 से इनकी जगह नए कानून के सेक्शन 279 से लेकर 286 ले लेंगे। इसका मतलब है कि अब विभाग का फ्रेमवर्क ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और पारदर्शी रहेगा। अगर सिस्टम को आपके रिस्क डेटा, विदेशी इनकम या किसी सरकारी स्कीम के डेटा में कोई झोल दिखता है, तभी आपकी फाइल दोबारा खुलेगी। अब मान लीजिए सिस्टम में आपकी कोई छिपाई हुई इनकम पकड़ में आ गई, तो क्या होगा? डायरेक्ट नोटिस नहीं आएगा। सबसे पहले नए सेक्शन 281 के तहत आपको एक शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। आपको अपनी बात रखने और जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। अधिकारी आपके जवाब को पढ़ेगा और अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों की मंजूरी लेने के बाद ही वो सेक्शन 280 के तहत असली रीअसेसमेंट नोटिस जारी करेगा। यानी आम टैक्स पेयर्स को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक आखिरी लीगल चांस मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कुछ मामलों में अधिकारी सेक्शन 281 की प्रक्रिया को सीधे जंप कर सकता है। अगर जानकारी फेसलेस कलेक्शन स्कीम से मिली है या कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई सीधा आदेश है, लेकिन जैसे ही आपका मुनाफा 1,25,000 के ऊपर जाएगा तो उस ऊपरी कमाई पर आपको 12.5% का टैक्स चुकाना होगा। शेयर बेचने के अलावा अगर आपको कंपनियों से डिविडेंड मिलता है या इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाई होती है तो वो सीधा आपकी टोटल इनकम में जुड़ता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यहाँ TDS का रूल समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको साल भर में 10,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो ब्रोकर या कंपनी सेक्शन 194 के तहत आपको पैसा देने से पहले ही 10% TDS काट लेती है, जिसे आप ITR भरते समय एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अपना वैलिड पैन कार्ड कंपनी को नहीं दिया है तो ये TDS 10 की जगह सीधा 20% कटेगा। तो अब सवाल है कि ITR भरते समय आपको किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। अपनी कंपनी का फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और टैक्स P&L स्टेटमेंट अभी से निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में आपकी एक एक ट्रेड की जानकारी सीधे सिस्टम में ऑटो मैच हो रही है। तो बिना सही कैलकुलेशन के रिटर्न फाइल करने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा।